हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। आज के इस जीरो टू मास्टरी पाइथन कोर्स की शुरुआत हम दी एनाटॉमी ऑफ पाइथन से करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने से पहले उसकी सबसे पहले उसका बेसिक जान जाती है। आज का टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, दी लेक्चर एंड टोकनाइजेशन। तो अगर हम कोई भी पाइथन के कोड लिखते हैं, डीप डाइविंग कैसे किया जाता है। तो आज ही हम इसी जानेंगे कि एनाटॉमी ऑफ पाइथन की चैप्टर में कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, उसकी पार्सिंग और उसकी कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग कैसे होती है। तो पहली टॉपिक है द लेक्चर एंड टोकनाइजेशन। व्हेन यू राइट पाइथन कोड, द कंप्यूटर डजंट नॉट सी कोड, इट सी वन जायंट कंटीन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स। मतलब आप जब भी ये कोड लिखते हैं तो ये एक कंप्यूटर उसको एक कंटीन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर मांगता है, ना कि हमारी तरह कुछ एक पैराग्राफ समझता है। वैसे भी जब पाइथन आपका स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले उस टेक्स्ट को एक कंपोनेंट में पास करता है, जिसे लेक्चर कहते हैं, शॉर्ट फॉर लेक्चर एनालाइजर। टोकनाइजेशन is the process of breaking their long string of text down into smallest possible meaningful units, which we call tokens. टोकेंस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पाइथन की, जिसे हम टोकेंस की कहा जाता है। इसका ये समझो जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ने से पहले उसकी एबीसीडी पढ़ी जाती है। सिमिलरली इस लाइन ऑफ टेक्स्ट को इंडिविजुअल वर्ड्स इन पंक्चुएशन मार्क्स किया जाता है, ताकि तुम ग्रामर को समझ सको। वैसे भी पाइथन को लिखने के लिए उसके एक ग्रामेटिकल एरर को ये किया जाता है। ऐसे लिखा जाता है जैसे मानो कोड को समझा जाए और पढ़ा जाए। जैसे कि कोड एक ब्रिक की वॉल की तरह है, एक दीवार की तरह है। जैसे अब जब दीवार में एक एक ब्रिक जब रखते जाते हो तब एक घर बनता है, वैसे ही पाइल ऑफ लूज क्ले मीन नथिंग अंटिल इट मोल्डेड इनटू सेपरेट ब्रिक्स। सिर्फ ईंटे ईंटे रखने से नहीं चलेंगे, उसके बाद सीमेंट के पाइल भी रखने पड़ेंगे, तभी जाके एक मजबूत घर बनता है। वैसे भी अगर आप कुछ भी लिख दो जो कि लेक्चर को समझ में नहीं आएगा, जैसे रैंडम सिंबल हो गया, जैसा कि हम आजकल एआई में कॉपी पेस्टिंग मारते हैं तो कुछ कभी कभी कोड चलता नहीं है, तो उसका मतलब उसमें कभी कभी ये डॉलर का सिंबल आ जाता है। तो पाइथन को एक सिंटेक्स एरर थ्रो करता है क्योंकि वो प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉलर सिंबल किस चीज के लिए। तो अगर हम एक लाइव कोड देखेंगे, x = 10 + 5, तो अगर हम इसको यहाँ रन करना चाहेंगे, ये रन भी हो जाएगा, किंतु इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें कोई आउट स्टेटमेंट नहीं किया, बस स्टेटमेंट डिक्लेयर की करिए। अब इसको लेक्चर या पार्सर कैसे समझेगा। सबसे पहले उस सिंगल लाइन को पाइथन एक नाम से समझ जाएगा, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स या फिर नेम, जो कि एक्स है। पहली एक्स जो है उसको एक नेम या आइडेंटिफायर पाइथन समझेगा। इसके बाद इक्वल टू आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कोई भी चीज को वैल्यूज असाइन करने के लिए होता है, जैसे कि a = 10, x = b, कुछ भी एक तरह का असाइनमेंट किया जाए। इसके बाद आपका नंबर आ जाता है 10। कोई भी इंटीजर्स, जो भी होल नंबर, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें एक नंबर इंटीजर आ जाता है। इसके बाद प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। इसके बाद फिर नंबर इंटीजर आ जाता है। स्पेस यहाँ मैटर नहीं करता। जैसे कि बहुत सारे सी प्लस प्लस या सी के प्रोग्राम में अगर आप इंडेंटेशन की अगर कोई स्पेस से गलती करते हैं तो यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर पाइथन में इंडेंटेशन ठीक ठाक ना हो तो वो कोड ब्लॉक को समझ नहीं पाता है। वैसे भी अगर एक स्टेटमेंट में अगर आप ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, तो इससे बस रीडेबिलिटी क्लियर होती है, ना कि कोई इसमें कोई एरर थ्रो होता है। द लेक्चर यूजुअली थ्रो अवे नॉर्मल वाइट स्पेस विदाउट टोकन। वाइट स्पेस को वो ऐसे ही टर्मिनेट कर देता है। द इंडेंटेशन एक्सपेक्टेशन, पाइथन इज यूनिक बिकॉज स्पेसेस एट द वेरी beginning of a line actually do create special tokens, indent and dedent. Messing up your starting spaces will confuse the lecture completely. एक इंडेंटेशन नाम की चीज होती है, जैसे कि हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर हम लिख दिया जाए
तो इसके बाद अगर हम एक स्पेस देके एक लूप चला दे, तो अगर हम यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे द नंबर इज 15, तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन एरर थ्रो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक इंडेंटेशन करंटली नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली एक टैब देते हैं, तो देखिए कोड रन हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन रखते हैं, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द लेक्चर इन पाइथन। लेक्चर एक पार्सर की तरह होता है, कोई भी कोड को रन करने के लिए वो बस उसकी ग्रामर और इंडेंटेशन चेक करता है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ कोड क्या है, वो यहाँ को पहले ही बोल दिया मैंने, टोकन है। अगर आप इस लाइन को देखेंगे, टोटल इक्वल टू प्राइस इंटू टू, तो टोटल एक नेम और आइडेंटिफायर है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्राइस एक नेम और आइडेंटिफायर है, इनटू एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, टू एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें टोटल कितने, एक दो तीन चार पाँच ही है। अगर हम किसी भी कोड को इलीगल कैरेक्टर से लिखेंगे तो पाइथन उसको समझेगा नहीं। जैसे कि मान लो अगर हम $10 लिख दे, तो उसी को हम प्रिंट करना चाहे, तो ये कोड प्रिंट नहीं होगा। डॉलर किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर में नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि द 5 पिलर्स ऑफ द सिंटैक्स। एवरी सिंगल टोकन द लेक्चर एक्सट्रैक्ट फिट क्लियरली इनटू वन ऑफ द 5 फंक्शनल कैटेगरीज। इसे हम सिंटैक्स के 5 पिलर भी कह सकते हैं, जो कि सबसे पहला हो गया आपका आइडेंटिफायर्स। इसका यह मतलब होता है कि आप थिंग्स को लेबल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, फंक्शन हो गया, क्लासेस हो गए। एग्जाम्पल जैसे आपका एज हो गया, कैलकुलेट हो गया, टोटल यूजर नेम। जैसे कि अब मैंने एज लिख दी, तो ये एक आइडेंटिफायर होगी। इस आइडेंटिफायर को लिखने का एक रूल भी होता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बोलूंगा। तो आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, जो अपने आप पे एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है पाइथन को। हम इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इफ को अगर वेरिएबल समझ के लिखे, तो ये एक कीवर्ड है। अगर इसको हम आइडेंटिफायर समझ के लिखेंगे, तो ये कोड रन नहीं होगा, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगी। सिंटेक्स एरर का नाम से आएगा, क्योंकि ये हम किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते। दूसरा पिलर्स आता है लिटरल्स। लिटरल एक रॉ डाटा वैल्यूज है, जिससे हम कोड में डायरेक्टली लिखते हैं। जैसे कि इंटीजर हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। दूसरा आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ऐसा है जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जैसे प्लस माइनस, इंटू, डिवीजन, डबल इक्वल टू, एक्सेट्रा। इसका रखा डेलिमीटर्स, या इसको पंक्चुएटर्स भी कहते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स है। जैसे कि आपके ब्रैकेट्स हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, इक्वल टू हो गया, आपके कोलन भी हो गया, सेमी कोलन, एक्सेट्रा। इसको हम डेलिमीटर्स कहते हैं। पाइथन की डिफॉल्ट डेलिमीटर्स आपका एक स्पेस ही है। अगर हम इस कोड को लिखेंगे, स्कोर इक्वल टू 100, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 90, प्रिंट पास्ट। तो ये कोड इसलिए रन हो जाएगा, क्योंकि हम 100 के ज्यादा को एक कंडीशनल में डाले। अगर स्कोर 90 से ज्यादा हुआ, तो ये पास्ट प्रिंट होगा, तो इसलिए पास्ट प्रिंट हो गया, कोई कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसको डीकंस्ट्रक्शन कीजिए। आइडेंटिफायर, स्कोर और प्रिंट आपका हो गया। प्रिंट एक कीवर्ड ही है, किंतु इसको फिर भी हम आइडेंटिफायर मानते हैं, क्योंकि हम इसको वेरिएबल को यूज नहीं करते, बस प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। आपका इफ एक कीवर्ड हो गया, पहले ही आपने देखा।
लिटरल सबके 119 पास्ट है, मतलब रॉ डाटा डाटा जिसको हम वैल्यू डालते हैं। ऑपरेटर सबके इक्वल टू और ग्रेटर देन हो गया। डेलिमीटर सबका ये ब्रैकेट हो गया। अगर हम इस चीज को देखे जाएंगे तो टोकनाइजेशन प्रोसेस, अभी आपने देखा था, एक्स एक आइडेंटिफायर होगा, इक्वल एक ऑपरेटर होगा, 5 एक लिटरल होगा, ये एक ऑपरेटर, फिर एक लिटरल। किसी भी एक स्टेटमेंट को रन करने के लिए पाइथन पहले इसको इंटरप्रेट करता है। पाइथन में इंटरप्रेटर है, ना कि कंपाइलर है। जावा, सी प्लस प्लस या सी में बस एक कंपाइलर की यूज की जाती है, किंतु इसमें एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर की एक खासियत ये है कि वो एक ही बार में सारे कोड को कंपाइल करके इसके बाद रन करता है। इंटरप्रेटर एक वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चेंज करता है और उसको रन करता रहता है। अगर उसमें बीच में कहीं भी एरर आया तो वो उसी में रोक देगा। उसके पहले अगर आपका कोई भी कोड सही होगा तो वो चल जाता है। इसमें भी कॉमन गलतियां हो सकती है, जैसे कीवर्ड हाइजैकिंग हो गया। अगर आप इफ इक्वल टू 5 मार दे तो होगा ही नहीं। ट्रू इक्वल टू यस कर दे तो विल क्रैश योर प्रोग्राम इंस्टेंटली। अगर हम इफ इक्वल टू यस अगर करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा। केस सेंसिटिविटी, पाइथन इज इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट अबाउट कैपिटलिज्म। इसके कोई भी वर्ड या कीवर्ड में स्पेस बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे विंडोज के आप फाइल एक्सप्लोर देखेंगे तो आपका एक फाइल नाम नेम होगा और दूसरा फाइल नाम सारे नेम कैप्स में होंगे, तो वो तो अलग अलग फाइल माना जाएंगे। वैसे ही पाइथन का भी कोई भी वेरिएबल अगर आप ये वेरिएबल अगर देखेंगे, इसमें यहाँ पे नेम इक्वल 10 लिख दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिया मैंने आपके लिए, अगर यहाँ पे नेम इक्वल 10 में लिख दिया और एक कैप्स में मैं नेम इक्वल टू 25 लिख दिया, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों अलग अलग वैल्यूज प्रिंट होंगे, एक 10 एक 25, क्योंकि नेम और नेम दोनों ही सेम है। इसको हम किसी भी हालत में सेम नहीं मान सकते। अगर आप इसको लिख देंगे प्रिंट नेम इक्वल इक्वल टू नेम, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स ही बोलेगा, क्योंकि नेम और नेम की मेमोरी एड्रेस अलग है। हर चीज की एक मेमोरी एड्रेस होती है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके क्वेश्चन थोड़ा कर देते हैं। नेम द 5 फिलर ऑफ सिंटेक्स, अभी देखा आपने, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल, ऑपरेटर एंड डेलिमिटर्स। आइडेंटिफाई द कैटेगरी फॉर ईच टोकन इन दिस लाइन स्टेटस इक्वल टू ट्रू। तो इस कैटेगरी को हम देख सकते हैं स्टेटस इक्वल टू ट्रू। स्टेटस किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफायर नहीं है, सॉरी कोई कीवर्ड्स नहीं है, एक आइडेंटिफायर है, ये रन हो जाएगा। फॉर इक्वल टू 10 एरर क्यों कॉज करेगा? क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है, फॉर को एक लूप में काम किया जाता है। अगर उसको आप डायरेक्टली कोड में लिख देंगे तो ये एरर करेगा। इस 25 कॉन्सिडर लिटरल और आइडेंटिफायर। 25 एक लिटरल है क्योंकि आइडेंटिफायर नहीं है। क्योंकि लिटरल किसको कहा जाता है? जो एक रॉ वैल्यूज डेटा को कहा जाता है, उसको 25 हो गया। आपके ये स्ट्रिंग में है, इसलिए ये स्ट्रिंग में ही आएगा। ये तो आप फ्लोट लिख सकते हैं, बुलियन, वो सब रॉ डेटा है। What category do the square brackets and colon belong to? स्क्वायर ब्रैकेट्स और कोलन सिर्फ डेलीमीटर या पंचोटर पे यूज किया, वो बस कोड को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वेरिएबल नेम टैग्स। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टीच यू दैट a variable is a box that hosts data. Forget the box metaphor. तो किसी भी नेम टैग को लिखने के लिए उसकी स्मॉल इंटीजर इंटर, पहले बहुत है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो वो पहले एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप वेरिएबल नेम मान लो कोई भी आपने डाल दिया है, वो बस ए या बी हो, सी या डी हो, एक ही इंटीजर पॉइंट कर रहा है। तो
जो आपने लेटेस्टली तो डिक्लेयर किया होगा वही वाला ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ओवरराइटिंग होता है। उस ओवरराइटिंग के दौरान आप जितने में डिक्लेयर करेंगे वो भी सेम जगह को ही आप डिक्लेयर करेंगे। जैसे कोई एक घर होता है, अगर आप मान मान लो एक घर रेंट में दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे आदमी आ सकते हैं। जैसे कोई एक्स आदमी आया, वाई आया, जेड आया। तो मान लो अगर आप ए आएंगे तो वो करेंटली आप ही का ही होगा, वो एक्स वाई जेड का नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरराइड हो जाता है। वैसे भी आप वेरिएबल का भी वही सेम कहानी। अगर आप x इक्वल टू 10 जब भी लिखते हैं तो 10 नाम की एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जिसे मेमोरी कहा जाता है, और x को उस 10 को इक्वल टू जोड़ देता है कि ये x सिर्फ 10 को ही बिलोंग करता है, या फिर 10 सिर्फ x के अंदर ही है और कहीं नहीं मिलेगा। इसकी एक कॉमन जो गलतियां हो सकती है, राइटिंग b इज इक्वल टू a डज नॉट मेक अ कॉपी ऑफ द वैल्यू, क्योंकि कोई भी वेरिएबल की अगर हम क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट कॉपी या फिर कोई भी फ्लैश कॉपी बनाते हैं, तो बस उसकी वैल्यू कॉपी नहीं हो जाती है, टेम्पररी वैल्यू बस उसमें रह जाती है, कॉपी नहीं होती है। क्योंकि अगर अब इसको देखेंगे, a इक्वल टू 10 करेंगे, b इक्वल टू a करेंगे, दोबारा करो b इक्वल टू अगर आप 20 करेंगे, b को प्रिंट करने पर ये जरूर 20 जरूर बोलेगा, क्योंकि अगर आप प्रिंट a करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही आएगी, क्योंकि ये एक सॉफ्ट कॉपी नहीं, गलती से बोल दिया, सैलो कॉपी कहा जाता है। सैलो कॉपी में टेम्पररी बस एक दूसरी मेमोरी रेफरेंस मिल जाती है, किंतु वो ए वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। Why is this box metaphor inaccurate for Python variable? क्योंकि हम चीजों को बॉक्स में नहीं रख सकते। हर चीज की एक, हम एक बॉक्स में बहुत सारे वेरिएबल की एक ही वैल्यू की रख नहीं सकते। इसमें वैसे आप ही आपने देखा है, इसमें ओवरराइटिंग की जाती है। ओवरराइटिंग की वजह से आप जितने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका एक ओवरराइट होते जाएगा। जो आपने लेटेस्ट डिक्लेयर करा होगा उसमें ही आपका मेन एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। व्हाट इज द मोर एक्यूरेट रियल वर्ल्ड मेटाफर पाइथन वेरिएबल्स? अभी हमने देखा नेम टैग्स भी कहा जाता है, पॉइंटर्स जो आप सी प्लस में जरूर पढ़ेंगे। If you execute x equal to 7 and then y equal to x, how many copies of the number 7 exist in memory? इसकी देखो, ये एक कॉपी बन गई, फिर ये एक कॉपी बन गई, टोटल दो कॉपीज बन जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉपी है। इसको अगर आप इसको y इक्वल टू x अगर कर दिया आपने, अगर इसने आपको y इक्वल टू 10 या 20 किया, तो ये x की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, y की वैल्यू जरूर चेंज होगी, तो x की वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। ये इसकी और एक कॉन्सेप्ट आ जाती है, वो आपकी हो गई ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, स्कोप जैसे कहा जाता है, वो बाद में आएगा। तो इसकी ऑलरेडी एक ग्लोबल स्कोप है, ये एक लोकल स्कोप है। लोकल स्कोप में ये चेंज हुआ है, तो ग्लोबल स्कोप के लिए इसके लिए अलग सिंटेक्स कहा जाता है। अगर हम इस कोड को रन करेंगे, फोर स्कोर इक्वल टू 50 फॉलोड बाय स्कोर इक्वल 60, नंबर 15 मेमोरी, आप खुद ही यहाँ देख लीजिए। अगर x इक्वल 50 किया, सॉरी, स्कोर इक्वल 50 एंड देन स्कोर इक्वल टू 60, अगर हम स्कोर को प्रिंट करेंगे तो इसके वैल्यू 60 आएगी, क्योंकि आपने जो स्कोर इक्वल टू 50 लिखा था उसकी वैल्यू ओवरराइट होगी, होकर 60 हो जाती है। अगर हम इस कोड को देखेंगे कि इसकी मेमोरी लेआउट कैसे होंगी इन तीन लाइन रन करने के बाद, m इक्वल टू पाइथन, n इक्वल टू m, p इक्वल टू m, तो ये एक कॉपी बन गई, ये एक कॉपी बन गई, ये तीन कॉपीज बन जाती है। m एक तो m ओरिजिनल है, n n के लिए एक कॉपी बनी, और n p की एक कॉपी। अगर आप इस दोनों को चेंज करेंगे तो इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बस ओरिजिनल कॉपी, ये दोनों शैलो कॉपी। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मेमोरी आइडेंटिफिकेशन, जो कि आईडी। कोई भी चीज की एक आईडी होती है, आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपकी भी एक आईडी होती है। वैसे भी कोई भी आप वेरिएबल या वैल्यू कहीं भी कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, उसकी एक आईडी होती है। जैसे इंटीजर की एक खुद की एक आईडी होती है,
फ्लोट की खुद की आईडी होती है, बुलियन की खुद की आईडी होती है, हर चीज की खुद की आईडी होती है। इसको जैसे समझो कि यूनिक मेमोरी एड्रेस। जैसे कि हमारा घर जहाँ है, हमारा घर का एक परमानेंट और एक लोकल एड्रेस होता है। हम जनरली परमानेंट एड्रेस में रहते हैं, हमारा एड्रेस एक ही होता है, हम हमारा 10-20 एड्रेस नहीं है। जैसे कि आप पहले आपने बोला परमानेंट जीपीएस कोऑर्डिनेट, आपका होम एड्रेस इनसाइड और कंप्यूटर रैम, रैम के अंदर एक एड्रेस होता है। अब जब भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो उसी रैम के उसी मेमोरी हिप में जमा हो जाता है, और उसी को पाइथन एक आईडी देता है। उसको आईडी को हम देख भी सकते हैं, एक बिल्ट इन टूल पाइथन देता है जिससे हम आईडी, इसके सिंटेक्स से आईडी वेरिएबल, और ये एक लॉन्ग लॉन्ग नंबर देता है। लॉन्ग नंबर कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे देता है कि इसकी आईडी की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट वहीं पे है। जैसे कि अब अभी हमने a इक्वल टू 20 लिखा, b इक्वल टू 60 लिखा, तो इसकी आईडी अगर हम a की प्रिंट करेंगे तो इसकी आईडी ये निकल के इतनी गार्बेज वैल्यू आएगी। गार्बेज गार्बेज वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू किसी काम का नहीं है, बस हम इसका एड्रेस जानने के लिए, ये मेमोरी एड्रेस है। तो अगर हम सेम तरीके से बी की आईडी अगर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी आईडी कुछ अलग निकलेगी, देख सकते हैं। देख, जैसे कि आपने बोला था, अगर हम एक सैलो कॉपी बनाए और हम उसकी आईडी अगर प्रिंट करनी चाहे तो उसकी एड्रेस कभी सेम नहीं होगी। किंतु अगर आप ओरिजिनल आईडी और इस आईडी को देखें जो कि हमने सैलो कॉपी बनाई है, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये इसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि ये बी वाला सेम नहीं है। किंतु अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये फिर भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये एक अलग ही रेफरेंस का है। सी एक सैलो कॉपी है, मतलब ये एक जस्ट एक जीरोक्स कॉपी है। आप जीरोक्स कॉपी फाड़ देंगे तो आपका ओरिजिनल कॉपी फाट फाट नहीं जाएगा। इसी के हिसाब से ये सी एक शैलो कॉपी है, इसमें आप कोई चेंज करोगे ए में चेंज नहीं होगा, भले आपका मेमोरी एड्रेस सेम हो या ना हो। अब हम बढ़ते हैं आइडेंटिटी वर्सेस वैल्यू इक्वलिटी की। ये एक सबसे क्रिटिकल रूल है पाइथन प्रोग्रामिंग में। डबल इक्वल टू चेक करता है कि दोनों वैल्यू की, दोनों चीजों की सेम वैल्यू है कि नहीं। जैसे कि अगर हम देखेंगे ए इक्वल टू 5 लिखा हमने और बी इक्वल टू 5 लिखा, अगर हम प्रिंट ए डबल इक्वल टू बी करेंगे तो इसकी इक्वल चेंज हो रही है, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू, क्योंकि इस दोनों की ए और बी के पास एक ही वैल्यू है। और ईच चेक करता है कि दोनों की सेम एड्रेस है या नहीं है, जो कि कभी निकलेगा नहीं। एज भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की सेम एड्रेस नहीं है। इसमें ट्रू दिखा रहा है, बाद में दिखाना नहीं चाहिए, इसमें ट्रू दिखा रहा है। अगर हम इसको 10 कर दे तो इस तो फॉल्स आएगी, क्योंकि कभी कभी इसमें फॉल्स दिखा देता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे दे दिया है एग्जैक्ट सेम फिजिकल पर्सन। इसका ये मतलब है कि दोनों के पास वैल्यू और एड्रेस सेम है कि नहीं है। अगर वैल्यू अलग होगी तो एड्रेस भी ऑब्वियसली अलग होगा, सही बात। तो अगर हम इस कोड को अगर हम टर्मिनल में लिखेंगे, लिस्ट वन इक्वल टू 1 2 3 और लिस्ट टू दोनों की सेम वैल्यू है, इन पर अलग अलग वेरिएबल्स की है। तो अगर हम इसकी डबल इक्वल टू इक्वलिटी चेक करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों की सेम सेम वैल्यू है। अगर आइडेंटिटी चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी। यहाँ कैसे यहाँ पे आ गया पता नहीं, यहाँ पे तो अलग आना चाहिए था। यहाँ ट्रू आ रहा है, किंतु शायद लिस्ट के लिए ये सेम नहीं होता है। बेसिकली आप किसी भी दो अलग अलग वेरिएबल की अगर रेफरेंस मेमोरी चेक करेंगे तो कभी सेम ही नहीं होगा। यहाँ पे सेम दिखा रहा है, अलग बात। एज्यूमिंग डबल इक्वल टू मीन्स इज, क्योंकि डबल इक्वल टू इज सेम नहीं हो सकता। डबल इक्वल टू सिर्फ डाटा वैल्यूज कंपेयर करने के लिए होती है।
ईच बस चेक किया जाता है कि दोनों की एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट मेमोरी में सेम है या नहीं है, दोनों के एड्रेस सेम है या नहीं। व्हाट डज दिस बिल्ट इन आईडी फंक्शन टेल अस अबाउट अ वेरिएबल? ये वेरिएबल के बारे में क्या बोलता है? आईडी बस किसी भी चीज की, कोई भी वेरिएबल की एक आइडेंटिटी एड्रेस बोलता है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि उसकी मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड द इज ऑपरेटर। डबल इक्वल टू एक इक्वलिटी ऑपरेटर है, एंड इज आपकी एक आइडेंटिटी चेकर है। इफ id a डबल इक्वल टू id b is true, what will age be written? अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी जाके ये ट्रू आएगा। अगर इसे ट्रू आएगा तो उसकी एज बी जो आइडेंटिटी एड्रेस से कभी सेम नहीं होगी। सपोज यू क्रिएट टू completely सेपरेट स्ट्रिंग्स विद द एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट कंटेंट। मान लो कि आपने दोनों अलग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मतलब है टेक्स्ट के कैरेक्टर्स, अगर अलग अलग आपने बना दिया, एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट कंटेंट है, तो उनकी आईडी कभी सेम नहीं होगी। क्योंकि दोनों स्टूडेंट की, मान लो ए स्टूडेंट का मार्क्स हो गया 90 और ए स्टूडेंट का मार्क्स भी 90 है, क्या उन दोनों का एड्रेस सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों का नाम, उन लोगों की आइडेंटिटी अलग है, भले मार्क्स सेम क्यों ना हो। तो ये भी सेम चीज है, इसको अगर हम कॉपी करेंगे y इक्वल टू एक्स, तो ये चीज y के अंदर सैलो कॉपी बन जाएगी। एक्स चीज y करेंगे तो ये ट्रू करे कि सैलो कॉपी की आईडी हमेशा सेम ही होती है, क्योंकि वो y इक्वल टू एक्स मतलब x जहां पॉइंट कर रहा है y भी वही पॉइंट कर रही है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है कि द ऑब्जेक्ट सिस्टम। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंपल नंबर्स लाइक 5 या फिर लेटर्स एक बेसिकली रॉ होते हैं, उनको रखने के लिए कहीं एक ऑब्जेक्ट सिस्टम चाहिए। जैसे कि हमने वेरिएबल हो गया, कोई वैल्यू को आप ऐसे ही खुला आम नहीं छू सकते। जैसे आप कोई भी बाजार में कोई भी सामान आता है तो पैक होके ही आता है, तो ऐसे भी अगर आप बेसिक इंटीजर 5 ले लो, अगर फुल्ली पैकेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेनिंग मेटा डाटा, मेटा डाटा बस उसकी एक डिस्क्रिप्शन है कोई भी डाटा की डिस्क्रिप्शन को मेटा डाटा कहा जाता है। एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन पाइथन कैरीज एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। वो पहले आप अभी आपने देखा, आइडेंटिटी एड्रेस, एक टाइप, एक वैल्यू। एड्रेस जो मेमोरी में होता है, जो कि आईडी को बिल्ट इन फंक्शन यूज करके जान जा सकता है। टाइप का मतलब होता है उस किस क्लास और किस कैटेगरी का है डाटा, ये टाइप फंक्शन निकाल सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें लिख दे a इक्वल टू 10, प्रिंट टाइप, ए की टाइप जानना चाहेंगे तो इसकी क्लास आएगी आपकी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है। वहीं पे अब अगर 10 की वैल्यू चेंज करके 3.14 कर दी जाए तो इसकी वैल्यू आएगी फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। फ्लोट का मतलब एक डेसिमल इंक्लूडिंग डेसिमल स्पेसेस और प्लेसेस भी कह सकते हैं। इसको अगर हम ट्रू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी बूलिया, फिर बूलियन। अगर इसको आप लिस्ट करेंगे, इसकी वैल्यू क्लास लिस्ट आ जाएगी। इसकी वैल्यू अगर आप स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग की एक चैप्टर है, उसमें स्ट्रिंग को डबल कोड या फिर ट्रिपल कोड में भी लिखा जाता है। सिंगल कोड में बस एक सिंगल कैरेक्टर ही लिखी जाती है, जैसे ए या बी हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। सिंगल कैरेक्टर, इसमें अगर आप डबल लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर अगर आप किसी वर्ड को लिखेंगे तो वो कभी कभी इंटरप्रेट नहीं करेगा। उसको एस टी आर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, जो कि बिकॉज इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स आर फुल ऑब्जेक्ट्स, दे कम प्री पैकेज्ड विद बिल्ट इन इंटरनल टूल्स कॉल्ड मेथड्स दैट यू कैन रन डायरेक्टली ऑन देम। इंटीजर एंड स्ट्रिंग फुल ऑब्जेक्ट्स है, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट जो प्री पैकेज होके आते हैं बिल्ट इन इंटरनल टूल्स। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। जैसे कि सी लैंग्वेज में आपको, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक लिख सी लैंग्वेज की एक ये लिखी है, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन लिखी है। आप किसी भी वेरिएबल में पाइथन में बस नेम इक्वल टू राम लिख लेने से ही हो जाएगा, किंतु आपको बाकी लैंग्वेज में इंट नाम की एक टाइप डिक्लेयर करनी होगी।
इंट नहीं, यहाँ पे str जैसे हो गया str नेम। तो str का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग है। अगर आप इसमें इंटीजर पुट करना चाहेंगे तो इंट ए इक्वल टू 10। इंट मतलब ए एक इंटीजर है और 10 इसकी वैल्यू है, और ये इसकी डेलिमीटर है जो कि सेमीकोलन है। पाइथन में स्पेस होता है, अभी काम चल जाता है। तो अगर हम इस कोड को देखेंगे, x इक्वल टू 42 प्रिंट टाइप x आउटपुट क्लास इंट। अभी आपने देखा कि अगर x की अगर वैल्यू 42 है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली उसकी जो वैल्यू है जो क्लास की वो इंटीजर हो जाती है। अगर किसी भी नंबर की कितनी बिट ले रही है मेमोरी में अगर चेक करना चाहेंगे तो x डॉट बिट लेंथ आ जाती है जो कि 6। इंटीजर की साइज भी होती है, इंटीजर की 32 बिट मशीन की साइज में 4 होती है, 64 बिट मशीन साइज में 8 होती है। अभी सबके पास बस 64 बिट मशीन ही है तो उसमें तो आपका 80 है, किंतु उसमें बस एक साइज की एक कहानी है। 8 बिट्स होता है, एक बाइट में 8 बिट्स कहा जाता है, और एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। वैसे भी एक हर एक नंबर की एक साइज होती है मेमोरी रखने के लिए। अब जो भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल लिखते हैं, वो बस आपकी मेमोरी में स्टैक स्टोर होता है। अब यह देखा आपने, एवरीथिंग इन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग हिडन ट्रैकिंग डाटा। पाइथन यूजेस स्लाइटली मोर कंप्यूटर मेमोरी देन लो लेवल लैंग्वेजेस। सी या सी प्लस आपकी मेमोरी उतना लेता नहीं है, वो बस आप वैल्यू लिख देंगे उसी को ही बस वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देगा। किंतु पाइथन को समझने के लिए पाइथन कॉम्पाइलर यूज नहीं करता है, इंटरप्रिटर यूज करता है। इंटरप्रिटर पहले फाइल को मेमोरी में डालता है, वो तो एक मेमोरी आपने ले लिया। फिर इंटरप्रेटर का खुद का एक सिस्टम इंजन है, वो भी एक मेमोरी लेता है सिर्फ फंक्शन करने के लिए। तो पाइथन का जो रैम यूसेज थोड़ा ज्यादा आ सकता है। व्हाट थ्री पीसेस ऑफ मेटा डाटा दस एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन पाइथन कंटेंट। देखा, आइडेंटिटी एड्रेस, टाइप, और आपका क्लास हो गया। टाइप और वैल्यू। व्हाट फंक्शन डू यूज टू चेक द डाटा टाइप ऑन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप चेक करने के लिए हम उसकी टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। A simple integer like 7 has built-in methods that you can interact with। 7 के पास 7 की आईडी जानने के लिए जैसे हम 7 की आईडी जान सकते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 7 कर दिया, इसकी हम आईडी जान सकते हैं। जो कि आपकी आ जाएगी इतनी, ये जो मेमोरी एड्रेस आ रहा है इसकी आप टाइप जान सकते हैं, इसका वैल्यू जान सकते हैं। व्हाट क्लास 10 टाइप पाइथन असाइन टू डेसिमल नंबर लाइन 9.99। ये है तो ऑब्वियसली इसका फ्लोट ही आएगा। व्हाट डज पाइथन यूज अ बिट मोर मेमोरी टू स्टोर बेसिक डाटा कंपेयर टू लोअर लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी। क्योंकि अभी यह देखा, बेसिक डाटा अगर सी या सी प्लस देखा जाए तो वो बस वैल्यू को स्टोर करता है, उसका कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, इसलिए वो पाइथन खुद का एक इंटरप्रेटर इंजन चालू करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा रैम की जरूरत पड़ती है। बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट इंटरनल। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टेक्स मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। पाइथन अप्लाइज एन ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक बिहाइंड द सीन कॉल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट इंटरनल। पाइथन जब भी शुरू होता है तो वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर कर जाता है, उसे स्मॉल ऑब्जेक्ट इंटरनिंग कहा जाता है। जैसे कि इंटीजर की जो मेमोरी है वो माइनस साइज है -5 टू 256 तक हो सकती है। इसे स्मॉल इंटू कहते हैं। बिग इंट की ये वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम a इक्वल टू 100 या फिर b इक्वल टू 100 लिख दिया। p प्रिंट एच बी, इसकी मतलब इन दोनों के एड्रेस सेम है कि नहीं है। वो सेम है क्योंकि दोनों एक ही प्री बिल्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि 100 भले एक लिटरल है, किंतु अब उसको लिखने से पहले वो आपके पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है। अगर आप बाहर रेंज में कर देंगे x इक्वल टू 300, 300 256 के रेंज से बाहर है तो ये फॉल्स ही हो, क्योंकि ये y वाला तो ऐसे ही डल हो गया, तो आपका तो ये x इक्वल टू वाई तो कभी इवेल्यूट नहीं होगा, और ऑलवेज फॉल्स ही आएगा, क्योंकि
सेपरेट 300 ऑब्जेक्ट बनाना मुमकिन नहीं है। एक मेमोरी में इंटीजर के लिए बस 256 ही बन सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, ट्रेडिशनल बॉक्स मेटाफर, मतलब 42x के डब्बे में हम रख नहीं सकते, 42y के डब्बे में हम स्टोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल एस कंटेनर बस सी प्लस प्लस या जावा में ही पाया जाता है। हमको मेमोरी की एक रेफरेंस बनाई जाती है, जो कि पाइथन में होता है, उसे नेम टैग रेफरेंस मॉडल कहा जाता है। वेरिएबल्स की रेफरेंस बनती है मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हीप के अंदर। ये आपकी मेमोरी हो गई, यहाँ पे अलग अलग मेमोरी बबल्स है, या फिर आपको मेमोरी एड्रेस कह सकते हैं। अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो इसी मेमोरी लूप में स्टोर होता है। तो इसे वेरिएबल्स को हम लेबल्स कहते हैं, जो पाइथन रेफरेंस मॉडल यूज करता है। सी प्लस और जावा कंटेंट होता है, डायरेक्ट उसके बक्से में आप वैल्यू रख देंगे, ये पाइथन में काम नहीं करेगा। टर्मिनल वर्सेस स्क्रिप्ट, पाइथन की एक अगले पिछले वीडियो में आपने देखा था, पाइथन की एक दो इंटरेक्टिव मॉड्यूल है। पहले आपका इंटरेक्टिव कंसोल हो गया, एक स्क्रिप्ट हो गया आइडल में। स्क्रिप्ट में आप उसमें बहुत सारे 100 200 300 लाइन कोड एक साथ रन कर सकते हो, और टर्मिनल में आप सिर्फ वन लाइन कोड ही लिख सकते हो, जैसे कि मानो इंटरप्रेटर से आप बात कर रहे हो। स्मॉल ऑब्जेक्ट इंटरनिंग, किसी भी वैल्यू की जैसे इंटीजर हो गया, उसकी माइनस से 256 बिट की स्टोरेज होती है। मतलब एक इंटीजर को की मैक्सिमम साइज 256 है, अब 256 से ज्यादा नहीं लिख सकते। एग्जैक्ट रेंज ऑफ इंटीजर आपने लिख दिया, दो -5 to 256। अगर हम g इक्वल टू 5 और h इक्वल टू 5 रन करेंगे, तो जी एच एच ट्रू या फॉल्स आएगा, दोनों एक ही प्री बिल्ट। सबसे देखेंगे 5 आपके इंटीजर के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -5 to 256 के रेंज में आराम से आ जा रहा है, तो ये वैलिड है। तो अगर इसकी प्रिंट करेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू आएगा। अगर हम m इक्वल टू 500 या फिर n इक्वल टू 500 रन करेंगे, 500 256 से कई गुना ज्यादा है, उसके रेंज से बाहर है, इसलिए ये n हमेशा फॉल्स ही होगा, क्योंकि इन दोनों की जो साइज वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो 256 इनकी मैक्सिमम साइज थी, तो अगर हम m इक्वल टू 500 अगर रन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आएगी, दोनों की एड्रेस सेम नहीं होगी। What is the primary reason Python uses interning for all small numbers? Python uses interning for all small numbers क्योंकि इस हर एक वैल्यू की एक एलोकेशन होती है मेमोरी में, जो कि आप देखेंगे अगले चैप्टर में आएगा कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट को जितनी डाटा टाइप्स की अलग अलग रेंज है, उसके हिसाब से उसके अंदर में अगर आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो आप कभी आपके कोड रन होगा, नहीं तो आपका कोड रन ही नहीं होगा। रन हो भी गया तो दोनों की एड्रेस कभी सेम नहीं आएगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डायनेमिक वर्सेस स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। पाइथन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशन टू को डिजाइन चॉइसेस, पहले डायनामिक टाइपिंग हो गई। आपको बाहर से अनाउंस नहीं करना पड़ेगा कि इसकी डेटा, ए की डेटा टाइप आपकी इंटीजर होगी, बी की स्ट्रिंग हो गई। आप ए इक्वल टू 10 लिखते ही, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए इक्वल टू 10 लिखते ही पाइथन अपने आप समझ आता है कि ए एक इंटीजर है। द टाइप इज टाइप डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट की ऊपर में प्राइस टैग जैसे लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर टैग लिया हुआ है कि ये एक इंटीजर ही है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप भी इंटीजर ही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्ट्रिंग या फिर नंबर विदाउट एनी एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, अगर आप बिना बाहर से अनाउंस किए अनसपोर्टिंग या फिर कोई जो चीजें सपोर्ट नहीं करती है, मान लो स्ट्रिंग और नंबर को आपने ऐड करना चाहा, तो एक पाइथन का इंटरप्रेटर वही पर रुक जाता है और एक टाइप एरर का रेज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप डेटा इक्वल टू 10 लिखा है, प्रिंट इक्वल टू टाइप डेटा। अगर आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो इसकी क्लास इंट आएगी। अपने हमने दूसरा डिक्लेयर किया डेटा इक्वल टू हेलो, प्रिंट टाइप डाटा। अगर इन दोनों की क्लास चेक करेंगे तो str आएगी, दोनों की ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। प्रिंट इक्वल टू 50 एंड टैक्स इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 5, अगर आप इन दोनों को प्लस करना चाहेंगे तो ये क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की डाटा टाइप सेम नहीं है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या फिर कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए दोनों की डाटा टाइप जैसे सेम होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं कि इंटीजर ऑब्जेक्ट अगर 100 होगा, डेटा में अगर असाइनमेंट किया तो उसकी रीअसाइनमेंट हो सकती है, उसे डायनेमिक टाइपिंग कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं, बस टाइप और लेवल उसका नाम चेंज कर रहे हैं।
कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया a = 10, फिर आपने a = 2 लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बस वैल्यू चेंज करा है, अपने वेरिएबल के कोई डिक्लेरेशन चेंज नहीं करी है। अगर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग देखी जाए तो इंटीजर ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को अगर आप दोनों एक साथ ऐड करेंगे तो टाइप एरर का एक एरर आता है, क्योंकि पाइथन इंटीजर और स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं कर सकता। टाइप कंफ्यूजन, किसी भी कोड को लिखने से पहले आपको पहले उसकी टाइप जाननी होती है। जल्दबाजी में हम अक्सर स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ ऐड करके छोड़ देते हैं, बाद में अगर रन होता है तो वो कोड रन नहीं होता, हमें मालूम नहीं पड़ता कि कोड में गलती कहाँ है। तो इसीलिए हमें टाइप कन्वर्जन पहले कर लेना चाहिए, कुछ भी अगर एक्सपेक्ट होता, नहीं तो पाइथन अपने आप तो कर ही देता है। व्हाट डज इट मीन दैट पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज? डायनेमिकली टाइप पाइथन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको इसमें सी प्लस प्लस या सी की तरह वेरिएबल, मैंने एक नंबर या स्ट्रिंग कर रहा हूँ, तो उन दोनों को अगर आप कुछ भी करेंगे तो पाइथन वहां रुक जाएगा और एक टाइप एरर आ जाएगा। जैसे अगर हम देख सकते हैं a = हमने 20 किया, b = हमने राम कर दिया। अगर हम a+b करने जाएंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि टाइप एरर आ रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर प्लस, क्योंकि ऑपरेंड जो होता है अनसपोर्टेड है। इंटीजर और स्ट्रिंग कभी आपस में प्लस नहीं हो सकते। ऑपरेंड का मतलब है ये हो गया आपके ऑपरेटर, ये आपका ऑपरेंड इसे कहते हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको हम ऑपरेंड कह सकते हैं। इसे प्रूफ देखें तो अगर डाटा इक्वल टू 10 की जाए प्रिंट टाइप डाटा, तो इसका क्लास इंटीजर आएगी, डाटा इक्वल टू हेलो, इसकी क्लास आएगी स्ट्रिंग। इसके स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करेंगे तो प्राइस इक्वल टू 50, जो कि आपकी इंटीजर है, टैक्स इक्वल टू 5 जो कि स्ट्रिंग है, तो क्योंकि डबल कोट में कुछ भी आता है तो स्ट्रिंग बन जाता है। अगर इन दोनों को हम प्लस करने की ट्राई करेंगे तो इनका टाइप एरर का एक एरर थ्रो होगा, क्योंकि पाइथन आपको गैस नहीं कर देता कि 55 चाहिए या फिर 55 चाहिए, क्योंकि अगर 50 और 5 को अगर हम नॉर्मली जोड़ते हैं तो 55 आंसर आता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और 5 और 5 तभी आता है जब, क्योंकि जब अगर 5 ओ इसकी तरह एक स्ट्रिंग होता है, तब इसका आंसर 5 और 5 जरूर आता है। पाइथन गेस नहीं करता है, जैसे कि सी प्लस में अगर कोई कोड लिखेंगे तो उसमें ये गेस हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने पहले अगर आपने इंटीजर लिखा होगा, बाद में स्ट्रिंग कर दिया होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटीजर ही आ जाता है। अगर आपने पहले इंटीजर किया होगा, बाद में स्ट्रिंग किया होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका इंटीजर ही आता है, स्ट्रिंग नहीं आता है। तो मतलब पहले आपने स्ट्रिंग किया होगा, बाद में इंटीजर किया होगा, तो तक आप स्ट्रिंग आएगा, जो आपने पहले डिक्लेयर करा होगा वही आ जाएगा। इंटीजर ऑब्जेक्ट अगर हम 100 होगा, अगर हम डाटा को एक पहली बार असाइन करेंगे, फिर उसी डाटा वेरिएबल को रीअसाइन करके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट करेंगे हेलो, तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि इसको डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। डाटा की कोई टाइप नहीं होती है, टाइप होती है तो वैल्यू की होती है। अगर हम डाटा इक्वल टू 100 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट करेंटली इसके डाटा की टाइप है वो आपकी हो जाएगी इंटीजर। अगर जैसे ही आपको रीअसाइनमेंट करेंगे हेलो से, तो उसकी टाइप चेंज होके हो जाएगी स्ट्रिंग। तो वेरिएबल नेम्स जस्ट लेबल है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट करने का। रन टाइम नो टाइप डिक्लेरेशन नीडेड, क्योंकि वो बस एक लेबल है, नाम है। एड्रेस का वैसे घर का जैसे नाम होता है, क्योंकि घर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। कोई भी चीज की टाइप हो, ये बस उसकी वैल्यू ही डिक्लेयर करती है। स्ट्रॉन्ग टाइप में देखा जाए तो इंटीजर ऑब्जेक्ट जो 5 है और स्ट्रिंग जो 5 है, जो सिंगल कोट रखा गया है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो इसका पाइथन एक टाइप एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इन दोनों की टाइप सेम नहीं है। इसे हम कोएशन कह सकते हैं, ओरिजिनल टाइप। दोनों की टाइप्स कुछ किसी भी ऑपरेंड या कोई भी दोनों टाइप्स के ऊपर काम करने के लिए दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। डायनेमिक टाइपिंग गिव्स यू इनक्रेडिबल फ्रीडम, हाँ ये हमें आज़ादी देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सी या सी प्लस की तरह इतनी लंबी लंबी कोड लिखनी नहीं पड़ती है। किंतु अगर हम गलती से अगर कोई भी वेरिएबल नेम को अगर हम किसी लिस्ट या किसी नंबर में ओवरराइट कर दे, तो आपको एक एरर आ सकता है, क्योंकि आप दोनों डाटा को एक साथ काम नहीं लगा सकते, क्योंकि सी या सी प्लस में काम करता है। व्हाट डज इट मीन दैट पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज? पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि पाइथन को बाहर से डिक्लेरेशन कराना नहीं पड़ता है, वो अपने आप में एक डिक्लेयर हो जाता है कि किसके डिक्लेरेशन किससे क्या की जाए।
अगर आप x इक्वल टू 100 लिखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ सिर्फ 100 लिख कर ही 100 की वैल्यू जब आ जाती है आपकी x के टाइप डिसाइड हो जाता है। अगर आप सी या सी प्लस में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखना होता है। हमें दिखाता हूँ सी में मैं कैसे लिखता था। इंक्लूड सी में कोई भी कोड लिखने के लिए आपको सी में बस ये इंक्लूड stdio का यूज करना होता है। एक लाइब्रेरी है stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके बाद आपको इंट मेन लिखना होता है। कि प्रिंटर ये हो गया है इंक्लूड stdio इंट मेन इंट इक्वल 100 रिटर्न। एक वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए आपको 4 लाइन की कोड लिखनी होती है, 5 लाइन कोड लिखनी होती है टोटल। और बस पाइथन में आपको बस एक क्या लिखना है, ए इक्वल टू 100, बस एक लाइन में आपका कोड हो गया। क्योंकि सी में एक्सटर्नल में कुछ डिक्लेरेशन उनको उनको सी में कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप ए इक्वल टू 100 लिख देंगे सी में एरर हो जाएगा। आपको इसमें स्टैंड लाइब्रेरी करनी होगी, वेरिएबल को बाहर से डिक्लेयर करना होगा कि ये एक इंटीजर है, इसमें इंटीजर आएगा। पाइथन में आपको इतना डिक्लेयर करने का नहीं पड़ता, इसलिए पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड और स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आप x इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 10 प्लस 5 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी 15 नहीं आएगी। इसकी वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आप दोनों अलग अलग डाटा टाइप को प्रिंट नहीं कर सकते। सेम इसी क्वेश्चन में वही है। हाउ वुड यू फिक्स द कोड टोटल 100 इक्वल टू 20 सो एग्जीक्यूट सक्सेसफुल टू इक्वल टू 120। बस कुछ नहीं, इसको बस 20 स्ट्रिंग है, इसको बस नॉर्मल इंटीजर 20 लिख देंगे तो 120 आ जाएगा। In Python, the data types belong to the variable name themselves rather than the underlying objects. जैसे बोला कि पाइथन के डाटा टाइप्स वेरिएबल के नेम से बिलोंग नहीं करता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि डाटा टाइप के डिसीजन बस उसके वैल्यू से ही होता है। उसके वेरिएबल से किसी भी डाटा टाइप की डिक्लेरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप वेरिएबल्स बस एक लेवल से उसके वैल्यू से डिसाइड करते हैं उसके डाटा टाइप्स क्या हो। तो इसी से हम इस चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।